साथियों नमस्कार। तो आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया हमें और हमारे पहले एपिसोड को लाखों व्यूज़ तक पहुंचाया और काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया और आप सब लोगों ने हमारे इस एपिसोड को जितना पसंद किया उससे हमें बहुत प्रेरणा मिली और हम आपकी अपेक्षाओं पर ज़रूर खरे उतरेंगे। और इसी कड़ी में आज हमारा सेकंड एपिसोड है और सेकंड एपिसोड के लिए भी एक बहुत ख़ास व्यक्ति आज हमारे बीच में मौजूद हैं, स्पेशल पर्सन हैं और उनके बारे में मैं जितना कहूँ उतने शब्द कम पड़ जाएंगे। भोपाल से आए हुए हमारे गेस्ट जो कि निराग आयुर्वेदा कंपनी के अंदर एज ए नेशनल प्रमोटर पद पर आज विराजमान हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर मिस्टर सहदेव बेहरा सर को आज 12 साल से ज़्यादा का अनुभव है। तो आइए आज सहदेव बेहरा सर का हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। और सहदेव सर से जानते हैं कि इस 12 सालों के अंदर किस किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी को जिया। तो प्लीज़ वेलकम सर। सर सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ और क्योंकि इस एपिसोड के लिए मुझे आपने चुना है और आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस एपिसोड का आज लाइक बना हूँ आपके नज़र में और आप इस एपिसोड में सेकंड एपिसोड में ही मेरे को चूज किए हैं और इस बात के लिए मैं हमेशा के लिए ऋणी रहूँगा। आपने इस तरीके से मेरे सम्मान और मेरे आगे की फ्यूचर के लिए आपने बहुत बड़ा एक रास्ता दिया है, मार्ग दिया है और इसके लिए अगेन मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और दर्शकों को आज जो भी मेरे बारे में आप पूछेंगे या जो भी इस इंडस्ट्री के बारे में सवाल होगा, मेरा जो 12 साल की अनुभव है, जो भी खट्टी मीठी अनुभव रहा है उसको लेकर मैं बताने की प्रयास करूंगा। जो दर्शकों का सवाल है तो सर आपके तरफ से क्या सवाल है आप बता सकते हैं। जी सर, ज़रूर। तो साथियों ये हैं सहदेव बेहरा जी जो स्पेशली आज भोपाल से चलकर आए हैं। तो मैं इनका थैंक्स बोलना चाहता हूं और साथ ही साथ इनका 12 साल का अनुभव रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। तो जाहिर सी बात है हम इनसे डायरेक्ट सेलिंग से ही जुड़े सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले इनका क्या लाइफ जर्नी रही, ये डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए और डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद क्या क्या हुआ, वो आगे हम इस इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे। तो एक बार हम सहदेव सर से जानते हैं कि इन्होंने इस 12 साल के अंदर जो जो किया, इससे पहले जो इन्होंने किया, डायरेक्ट सेलिंग को कब चुना, कैसे चुना, इनकी ज़िंदगी में ये इंडस्ट्री कब आई, कब एंट्री की, क्या ये खुद से गए या किसी के मोटिवेट करने से गए, कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर आए। जी सहदेव सर। थैंक यू सर। सर मैं बताना चाहूँगा कि मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग का लाइफ शुरू होता है, लेकिन उससे पहले मैं मेरा लाइफ के बारे में चंद बातें मैं बताना चाहूँगा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा लाइफ की शुरुआत ही मैं मान सकता हूँ कि मेरा लाइफ का शुरुआत देन मार्केटिंग का शुरुआत। तो लाइफ की शुरुआत बोलूँ तो मैं एक छोटे किसान परिवार का बंदा हूँ और उड़ीसा का एक छोटा सा गांव के रहने वाला हूं। और जिस गांव उड़ीसा का बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में आता है और मेरा पिताजी जो है किसान थे और उनका 2001 में देहांत हो जाता है, क्योंकि मैं उस समय स्टूडेंट था और स्टूडेंट लाइफ में ही ऐसे एक स्ट्रगल मेरे को झेलना पड़ा, क्योंकि 2-4 साल वो बीमार रहे और उनके पीछे मैं स्टडी लाइफ में ही भागा दौड़ी रहता था, हॉस्पिटल जाना, कई सारे हॉस्पिटल में महीनों महीनों तक मैंने रहा। और जीवन में एक ऐसे की ट्रेजेडी आया कि वो ट्रेजेडी क्या है कि इतना मतलब वो बीमारी के चक्कर में हमने जो पिताजी का कुछ ज़मीनें थे उसमें से भी कुछ हमने बेचना पड़ा और ऐसे कुछ स्ट्रगल रहा। तो मैं पढ़ाई में भी थोड़ा होशियार था, इसलिए घर में हमारे 4 भाई बहन हैं, 2 बड़े बहन हैं, बड़ा भाई है और मैं सबसे छोटा हूँ। तो उस समय में बाकी सारे तीनों भाई बहन ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए और मुझे अकेले को पढ़ाया ताकि मैं थोड़ा सा पढ़ने में होशियार था। तो सारे बोले कि भाई छोटा को पढ़ने दो और बड़े भाई किसानी संभाल रहे थे
और उसी समय पिताजी का ये बीमारी के चलते मैंने भी स्टूडेंट टाइम में ही कई सारे हॉस्पिटल ले लेके उनको घुमा, और आखिरकार हमने बहुत सारे पैसा भी लगा दिए लेकिन उनको बचा नहीं पाए। और उस समय मैं देखा कि पारिवारिक हालत बहुत ही नाजुक थी और मेरे को लगता था कि भाई मेरे को कुछ करना चाहिए। लेकिन स्टडी टाइम में ही मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ सीखने समझने का जो है मेरे को शुरू दिनों से ये रहा है। मैं स्टडी टाइम में मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर का कोर्स किया था, जैसे आप तहसीलदार आरआई जो होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का मैंने कोर्स किया। मैंने पंचायत राज की कोर्स किया था 99 में, 1999 में मैंने 22 पंचायत का सरपंच लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है और मेरा टॉपिक था रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पंचायत। तो शुरू दिनों से ही मेरे पब्लिक स्पीकिंग और पब्लिक के बीच में रहने का एक अच्छा लगता था और मैं इस सारे चीज़ों को बड़े मतलब मेरे को एक हॉबी सा रहता था कि मैं अपने उम्र की बंदों से कम दोस्ती और मेरे से ज़्यादा बड़े उम्र के लोगों से ज़्यादा दोस्ती होता था। मेरे को एक बात समझ में आया था कि इनसे ज़्यादा मुझे सीखने को मिलेगा और ये इसलिए मैं बड़े लोगों से संपर्क में रहता था। और मेरा जर्नी आर्मी का शुरू होता है, लेकिन उससे पहले मेरे को 2-3 और जगह में भी मेरा नौकरी सेलेक्ट हो गया था। मैं रेलवे में भी सेलेक्ट हो गया था, मैंने नहीं गया। मैं सीआरपीएफ में सेलेक्ट हो गया था, वहाँ भी नहीं गया। और मैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जैसे कोर्स किया था तो मुझे उसमें वो पटवारी का नौकरी भी हो गया था, नहीं गया। लेकिन मेरा एक जुनून था आर्मी में जाऊँगा, और आर्मी में जाने का पीछे रीज़न ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी है, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा और एक मान सम्मान भी है, इज्जत भी है, और मुझे गर्व लगता था कि देश के लिए कुछ करूं। इसलिए मैंने सर इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया और आज भी मैं सैल्यूट करता हूं आर्मी को, क्योंकि आर्मी के वजह से आज हमारा देश सुरक्षित है। दूसरे पड़ोसी देश आर्मी के वजह से घबराते हैं और मुझे ये बात के लिए बहुत ही गर्व होता था। और मैंने भी प्रयास किया और मैंने फौज में भर्ती हो गया। और जो मेरा स्थिति था, किस सन की बात है ये? आप आर्मी में कब? मैं आर्मी में 2001 में ही, मेरे पिताजी जैसे देहांत हुए और उसके बाद ही मेरा नौकरी लग गया था, उसी ईयर में ही 2001 में। और अक्टूबर महीना में मेरा पिताजी का देहांत हुआ और मैं नवंबर दिसंबर में मेरा सिलेक्शन हो गया। हाँ, क्योंकि मेरा प्री तैयारी चलता रहता था तो मैंने आर्मी में चला गया। और आर्मी में जाने के बाद जो मेरा माली हालत हो गया था, पैसे को लेकर कई सारे प्रॉब्लम था, और फौज में जाने के बाद मेरा वो धीरे धीरे करके मैंने फौज का सैलरी से चुकाना शुरू किया और 2005 तक सारे कर्जे मैंने निपटा दिया। और 2005 में मेरा शादी हो जाता है, 2005 में शादी हो जाता है। हाँ, नया जर्नी शुरू होता है, क्योंकि नौकरी हो गया, सारे चीज़ें, तो घर वाले भी शादी करवा दिए और एक प्रेशर आया। गांव में छोटा मोटा शादी से पहले घर बना लिया। ऐसे करके फिर मैं अपने से ही शुरू दिनों से मैं अपने से ही स्टैंड होके अपने आप ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मेरा बैक सपोर्ट कोई ऐसे था नहीं और मैं स्ट्रगल मेरा स्टूडेंट लाइफ से मेरा चल ही रहा है। और जब फौज में गया तो फौज में भी जैसे छुट्टी आता था तो छुट्टी में 2 महीना में तनख्वाह ख़त्म हो जाता था। मेरा जो हालत रहता था, ऐसे पहले का तो सारे कर्जा में चुका दिया, 2-4-5 साल में जो भी कमाए हो तो कर्जे में चुका दिया। और शादी होने के बाद भी जब मैं घर आता था तो 4 महीना इकट्ठा करके रखता था, घर 2 महीना छुट्टी आए तो छुट्टी खत्म, पैसा खत्म। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें मेरे चिंता का विषय बन गया था कि इस तरीके से यदि मैं 15 साल नौकरी कर भी लिया तो कुछ बचा नहीं पाऊंगा। दिमाग में ऐसे चलता था कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम सोर्स मैं ढूंढूं, कुछ करूं, और नहीं तो इतने में तो बात नहीं बनेगा। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, महंगाई भी बढ़ रहा है सैलरी के साथ साथ, और परिवार भी बढ़ रहे हैं आगे, बच्चे परिवार को लेके और सारे टेंशन, कई चीज़ें दिमाग में चलता था। तो मैंने बोला कि कोई एक्स्ट्रा और काम करना चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा काम करूँ तो क्या करूँ? फौजी आदमी कोई दूसरा दुकान खोल नहीं सकता है, कोई और व्यापार कर नहीं सकता है, कोई बैठने वाला कोई और ऐसे काम हो ही नहीं सकता है। तो फिर मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मेरे को सुनने को मौका मिला। ये कौन से सन की बात है? ये सर मेरे को 2009 में ये मिला था। 2009 में पहली सुनने को मिला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। किसी कर्नल साहब के माध्यम से, फौज के ही कर्नल साहब थे, और उनके माध्यम से मैं नेटवर्क शब्द को सुना और उसके बारे में जब गहन अध्ययन किया मैंने कि देखा इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग, यदि इतना इनका सैलरी, हमसे कई गुना ज़्यादा उनका सैलरी था, और हम सोल्जर में थे, वो कर्नल थे।
तो ये बात मेरे को समझ में आया कि इसमें कुछ तो खास है कि कर्नल भी कर रहे जब हैं। कर्नल भी कर रहे हैं, है ना। तो ये बात मेरे को दिमाग में घर कर गया। लेकिन उस समय ऐसे मैं पोस्टेड था पंजाब में, पाकिस्तान बॉर्डर में ड्यूटी रहता था, तो उस समय मैं सर कर नहीं पाया, मतलब ज्वाइन नहीं कर पाया, खाली सुना इसके बारे में, एक आधे मीटिंग में गया था मैं, और उसके बाद मैंने इसको काम नहीं कर पाया। 2011 में मैं इसको दोबारा फिर शुरू किया। फिर आप किसके माध्यम से आपने सुना? तो सर ये जो शुरू किया था मेरे फौजी लोगों से ही मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलता गया। फिर आपके किसी और हाँ, फौजी ने? तो मैं लेह लद्दाख में था, लेह लद्दाख में मेरा ड्यूटी चल रहा था, और उस समय लेह लद्दाख में टेम्परेचर ऐसे माइनस रहता था, -30 डिग्री टेम्परेचर होता था। उसमें मेरा जो ड्यूटी था, ड्यूटी क्या है, मैं बंदों को ड्यूटी लगाने का काम मेरा उसमें एज ए ऑफिशियल वर्क चल रहा था। तो उसमें एक व्यक्ति कोलकाता से आए थे और पोस्टिंग आए, वो मेरे से सीनियर थे फौज में, लेकिन ड्यूटी में लगाता था, तो सीनियर हो या जूनियर हो सबका मेरे को लगाना पड़ता है ड्यूटी। तो ऐसे फौज में ड्यूटी होता जिसमें लोग कतराते हैं, जाना नहीं चाहते हैं, तो जिसको क्वार्टर गार्ड ड्यूटी बोलते हैं, प्रिजनर जो ड्यूटी होते हैं, तो उसमें सारे गोला बारूद के वो सारे चीज़ें रहता है, तो उसमें घबराते हैं क्योंकि दिन भर वहाँ खड़े रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है, तो बाकी सारे घबराते थे। लेकिन वो जो मेरा सीनियर जो थे उनको मतलब वो आके मेरे को बोलते हैं कि मेरे को वहीं ड्यूटी डेली लगाना। तो मेरा दिमाग में बात आया कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लोग वहाँ घबराते हैं और ये बोलते हैं कि मेरा वहाँ ड्यूटी लगाना, क्योंकि वहाँ वो सीनियर थे तो गार्ड कमांडर बन जाते थे और उनको 3 गार्ड मिल जाता था, और गार्ड डेली बदलते हैं, तो उनको डेली 3 बंदे नए मिल जाते थे प्लान दिखाने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने के लिए 3 नए गेस्ट डेली 3 बंदे अल्टीमेट उनको बदलते हुए मिलते थे, और वो बड़ा खुशी थे उसमें कि डेली तीनों को पढ़ाना है। बहुत बढ़िया। और ये बात उनके लिए डेली उनके चल रहा था। एक दिन मैं सोचा कि ये क्या चल रहा है, लोग इस ड्यूटी के लिए मना करते हैं और ये तो इसको बाय पसंद चॉइस ये ड्यूटी करना चाह रहे हैं, चॉइस करना चाह रहे हैं। तो एक दिन मैंने अनजाने में जाके ये क्या कर रहे हैं देखा, तो रूम में ये प्लान समझा रहे थे, रूम में प्लान समझा रहे थे, 40 लाख करोड़ रुपया मिलेगा ऐसे ऐसे करके। तो मैं बोला भाई मुझे भी बताओ कहाँ मिल रहा है। अच्छा, आपने खुद से पूछा? मेरे को आज तक सर नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने गेस्ट बुला के ज्वाइन नहीं कराया, मैं अपने मर्जी से वो जाके पूछा अगले को। और उस समय एक बंदा मद्रास का बंदा था, वो प्लान देख रहा था, तो उसने मना कर दिया मेरे को, बोला तुम्हारी बस की बात नहीं है, ये बाद में तुम देख लेना। अच्छा। उसको पता नहीं क्या लगा कि हो सकता उसका अधिकार मैं छीन लूंगा या जो भी है, तो वो बात मेरे को हट किया। उसकी जो बातें, जो मद्रास का जो बंदा था, मद्रास जो कि अब चेन्नई हाँ के नाम से तो मैं ऐसे बोल ही देता हूँ, उस समय तो ऐसे बोला, अरे मद्रासी मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया है ना। और मैं उस बात को दिमाग में ले लिया, दिल में ले लिया, बोला ऐसे कौन सी काम है जो मैं नहीं कर सकता, मद्रासी कर सकता है, मद्रासी कर सकता है। और मैंने उस सीनियर को बोला सर ये तो फिर मेरे को अभी बताओ क्या है, मैं फिर चैलेंज आ गया मेरे मन में, चैलेंज आ गया। तो वो भी बड़े बुद्धिमान थे, तो उस समय मेरे को बोले कि सर और ऐसे है, इनका आधा हो गया है बातें, आधा में खिचड़ी हो जाएगा, मैं आपको एक CD देता हूँ, ये जाके आप देख लेना। तो सर मैं दोपहर के समय में खाना उस दिन नहीं खाया, और मैं इतना मतलब उत्साहित था उस बात के लिए, इतना मेरे को मतलब हट हो गया वो बातें, बोला ऐसे कैसे बातें हैं जो मैं नहीं कर सकता हूँ। और मैं वो CD को लेकर ऑफिस में गया, ऑफिस का कंप्यूटर में अंदर से लॉक किया, और दोपहर को सब खाने के लिए चले गए थे, और मैं उस CD को पूरे देखा। देखने के बाद मेरे को कंसेप्ट क्लियर हो गया कि अच्छे लोग टाई कोट पहन के बैठे हैं और बढ़िया प्लान चल रहा है, ये काम बहुत ही अच्छा काम है। और मैं शाम को वो सीनियर पर्सन जो थे आर्मी से, और उनको जाके और मैंने बोला मेरा ज्वाइन करा दो। तो उन्होंने बोले मैं तो प्लान दिखाया नहीं, आपको ज्वाइन कैसे कराऊंगा। बोला बाद में बताते रहना, मैं सब समझ गया है, मेरा ज्वाइन कराओ। और मैंने उनको ज़बरदस्ती मतलब मेरा फॉर्म भरवाया और ज्वाइन किया। मैंने डायरेक्ट से खुद से अपने से ज्वाइन किया। और मैंने काम करना शुरू कर दिया। और उस समय मैंने हफ्ते भर में, पहला जो हफ्ता था मेरा, उस सप्ताह में मेरा 7,500 रुपये का चेक बना था।
7,500 रुपये का चेक बना था। और उस समय चेक आता था तो घर में एड्रेस दिया था, फौज में कहीं कोई दिक्कत ना हो, ऑफिसर कहीं देखेगा कुछ बोलेगा, तो मैंने घर का एड्रेस दिया था और घर में चेक चला गया बाय पोस्ट। और घर से मेरे को मैसेज आता है कि बोला आपका कोई चेक चुक आया है, कुछ ऐसे लिखा है करके। मैंने वो चेक को देखने के लिए फौज से 20 दिन छुट्टी लेकर गया क्योंकि मेरे को इतना खुशी हो रहा था कि भाई वो चेक, उसको कुछ नहीं करना, उसमें कुछ गड़बड़ी है, मैं आने के बाद उसको बैंक में जमा करूंगा, ऐसे करके मैंने घर वालों को बोला। और 20 दिन तक या 20 दिन का मैंने छुट्टी लेकर गया और वो चेक को देखा तो सचमुच में मेरे नाम पे था। जाके बैंक में मैंने पूछा कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट, देखो बताओ सही है, मेरे नाम का ये चेक है, भुना सकता हूँ? बोला हाँ भुना सकते हो, ये ओरिजिनल है और आपका ही नाम का है। तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा और मैं छुट्टी जैसे ख़त्म होने से 2 दिन पहले चला गया। मेरा इतना जोश जुनून था वो काम को लेकर कि अब जाके काम करना, अभी काम करना है जाके। और सर जाके मैं 45 दिन के अंदर और 50 ज्वाइनिंग किया मैंने और मेरा पहला रैंक पूरा कर दिया। और मेरे को बुलाया जाता दिल्ली में तालकोटरा इंडोर स्टेडियम में एक फंक्शन हो रहा था और मैं बाई एयर ले से मैं दिल्ली आया था। और उस प्रोग्राम को जब देखा तो वहाँ देखा एक व्यक्ति आर्मी पर्सन डिफेंस से हैं और वो स्टेज में बोलते हैं मैं 2 लाख रुपया हफ्ता कमा रहा हूँ। और उनको कंधे में उठा के और स्टेज में लेकर गए, जो मान सम्मान देख के मैं दंग हो गया, क्योंकि ऐसे हमने कभी देखा नहीं था। फौज में कुएं की मेंढक की तरह फौज में भर्ती हो गए और वहीं ड्यूटी और घर और फौज करके चल रहा था। तो वहाँ जैसे देखा मैंने उस सीन कि फौज का एक बंदा, मैं भी फौज का बंदा हूँ, ये भी फौज का बंदे हैं और इनको इतने सम्मान, लोग भीड़ के बीच में वो आ रहे हैं, लोग फूल माला पहना रहे हैं, फूल दे रहे हैं, गुलाब के फूल, फिर कंधे में उठा के लेकर गए स्टेज में। और ये सारे सीन जब देखा तो उतने में मैं फ्लैट हो गया। और आगे जब उनका स्पीच सुना तो वो मोबाइल में अपना आईडी खोल के दिखाए कि बोला 2-2 लाख रुपया मेरा हफ्ते आता है। तो सर उस दिन से तो मैं पागल हो गया, बोला ये मैं कौन सी दुनिया में घूम रहा हूँ। विजन क्लियर हुआ, वहाँ से क्लियर हो गया। और क्योंकि मेरे को ज़रूरत था पैसे की, सम्मान से ज़्यादा मुझे पैसे की ज़रूरत था। और जब उनका वो सम्मान से तो मोटिवेट हुआ लेकिन 2 लाख रुपया से और ज़्यादा मोटिवेट हो गया कि भाई यहाँ हफ्ते में 2 लाख रुपया आ सकता है, इसका मतलब बहरा तेरा सारे समस्या यहीं से समाधान है। और ये बातें 2010 के आसपास, हाँ 10-11 वाली 2011 के आसपास की बात है। 2011 में 8 लाख रुपए महीने बिल्कुल एक तो आर्मी में जॉब करते हुए बहुत बड़ी बात थी। तो वो हमारे लिए सपने, मतलब जिंदा आंख में सपने देख रहे थे कि भाई 2 लाख रुपया कोई कमा सकता है तो तेरे में क्या कमी है। करेक्ट। मैं अपने आप को देखा, भाई ये भी तेरे जैसे है, 2 हाथ 2 पाँव है, एक दिमाग है, तेरे पास भी है, भाई तू क्यों नहीं कर सकता है। और सर उसी समय में मैंने डिसीजन ले लिया कि उस समय मैं बोलूँ जैसे मैंने काम किया तो उस समय मेरा तनख्वाह से ज़्यादा नेटवर्क से आ रहा था इनकम। अच्छा, आपकी जो सैलरी थी उससे हाँ, ज़्यादा आप नेटवर्क मार्केटिंग से आने लग गया था। इतना जोश जुनून से मैंने काम किया कि वो तनख्वाह से ज़्यादा यहाँ आने लग गया था। तो जब तनख्वाह से मेरे को यहाँ आने लग रहा है ज़्यादा, और यदि मैं इसको फुल टाइम करूँगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपने उस टाइम ऐसा सोचा? ऐसे सोचा मैंने, और मैंने फौज को क्विट करके और यहाँ काम करने की। किस सन की बात है? सर ये मैं 2011 में तो काम शुरू किया था वहाँ से, लेकिन वहाँ से फिर मैं भोपाल पोस्टिंग आ गया था जी। और भोपाल में कुछ और लीडर काम कर रहे थे, उनका बैनू चलता था, वहाँ मैं जाता था। मेरे को कोई नहीं जानता था उस समय, और भोपाल में जाके उस बैनू में मैंने कंट्रीब्यूट किया। उस समय कंट्रीब्यूट कर रहे थे लीडर की बैनू चलाने के लिए, तो उस समय में 5,000 रुपया मैंने उनको दिया, भाई मेरे को शामिल करो आपकी बैनू में। कई सारे लोग बैनू के बारे में कैसे क्या सोचते हैं पता नहीं, उस समय हमारा इतना जोश जुनून में हम थे कि बोला कोई कंट्रीब्यूशन है, कुछ लगता है तो हमसे बताओ। तो हम मुझे बताया कि 5,000 रुपये आपको पहले देने पड़ेंगे, और मैंने उस बैनू में एंट्री करने के लिए 5,000 रुपये दिए। वो अदर टीम थे, मेरा सीनियर नहीं थे, और उनके टीम में जाके मैंने काम करना शुरू किया। और जब मेरे बातचीत उनको पसंद आए तो आगे मेरे को प्लान भी दिए, मेरे को फिर ट्रेनिंग देने के लिए भी मौका दिए, और इसी तरीके से मेरा डेवलप हुआ। फिर मैं वहाँ से बढ़िया काम करके अच्छा सेटअप हो गया था। फिर मेरा पोस्टिंग आ गया, मैं आसाम चला गया। फिर आसाम से मैंने आ गया फुल टाइम होके। तो ये किस सन की बात है? सर ये कोविड से पहले की बात है,
और लगभग 2019-18 के आसपास आपने बिल्कुल निर्णय लिया कि आप डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम करें। सर तो उस समय फिर मैं आ गया, और जब जाऊं तो कहाँ जाऊं भाई, घर जाने से, घर में तो टीम है नहीं मेरा, तो घर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, और फौज में काम अभी करना नहीं है, तो कहाँ जाऊं। फिर सीनियर से मैंने डिस्कस किया, भाई तेरा टीम जहाँ है वहीं जा। तो वापस मैं आसाम से भोपाल आ गया, और भोपाल में मैं फिर अपना काम को शुरू किया। बहुत ही अच्छा मेरा काम चल रहा था, और 12-1 हज़ार लोगों का मैंने नेटवर्क बनाया था। लेकिन कोविड जब आया, कोविड के समय में कई सारे हम लोग ऑफलाइन काम कर रहे थे, ऑनलाइन की हमें कोई नॉलेज नहीं था, और सोशल मीडिया हमसे बहुत परे था। हमारे लीडर हमको सोशल मीडिया में जाने भी नहीं देते थे, तो सोशल मीडिया का कोई हमें आदत नहीं था, हम ऑफलाइन काम करते थे। और ऑफलाइन काम करने के वजह से कोविड जब हुआ तो ऑफलाइन सारे काम बंद हो गए। ऑफलाइन में कई सारे लीडर कुछ और काम पकड़ लिए, कुछ और कहीं चले गए, कम्युनिकेशन टूट गया, कई सारे चीज़ें ऐसे समस्या आया। और उस समय मैंने रिसर्च किया कई सारे कंपनी को, और देखा कि मेरे को यहाँ तो अभी टीम सेटअप बनी नहीं रहा है, और मेरे को पता चला कि एक निराग आयुर्वेदा कंपनी है, और उसमें बहुत अच्छा पे आउट है, प्रोडक्ट है, और बहुत ही अच्छे उसका कॉन्सेप्ट है। तो फिर मैं वहाँ अपना फ्रेशर से शुरू किया, और फ्रेशर से चलते चलते, और आज मैं उस कंपनी में आज ए नेशनल प्रमोटर काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो नेटवर्क मार्केटिंग की जर्नी के संघर्ष से शिखर तक की आपकी जो एपिसोड में, ये मेरे लिए फिट बैठता है, क्योंकि मैंने भी अपने संघर्ष से और सफलता के शिखर पे अभी आने का मेरा जो सौभाग्य मिला है। और ये सारे कहीं ना कहीं आप ही के ये सब आशीर्वाद है, माया है। और तो सहदेव सर, मैं माफ़ी चाहता हूँ बीच में आपकी बात को काट रहा हूँ। तो आपने 5 मिनट के अंदर अपना डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कब से शुरुआत की, और एज ए नेशनल प्रमोटर एक कंपनी के आप बने। राइट। इस बीच के अंदर काफ़ी सारे खट्टे मीठे अनुभव रहे होंगे। राइट। क्योंकि ये जो अनुभव हैं ये लोगों तक, हमारे दर्शकों तक जाना ज़रूरी है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वहाँ तक ये आपका, अगर आपकी नॉलेज वहाँ तक नहीं गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। राइट। तो जैसे कि आपने बताया कि आप एज ए गवर्नमेंट जॉब करते थे, एक आर्मी पर्सन रहे हैं, देश सेवा आपने की है, तो नौकरी छोड़ने का ये जो निर्णय था सर, ये एक लीडर को, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या प्राइवेट जॉब कर रहा है, या वो अपनी कोई दुकान चला रहा है, या वो कोई क्लिनिक खोल के बैठा है, या वो कुछ भी XYZ कर रहा है सर, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद उसको कब अपनी जॉब को छोड़ना चाहिए, या कब अपने साथ के जिस काम से उसके घर की आय चल रही थी उसको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, फुल टाइम करने के क्या फ़ायदे हैं, पार्ट टाइम करने के क्या फ़ायदे नुकसान हैं, इस विषय पर आपसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपने अपनी जॉब को छोड़ा है। जॉब छोड़ने के ये मुश्किल निर्णय ज़रूर रहा होगा कि आपने जॉब छोड़ी थी, और जॉब छोड़नी चाहिए थी या नहीं छोड़नी चाहिए थी, छोड़ने के बाद ये जो उपलब्धि है, ये जो आप एज ए नेशनल प्रमोटर हैं, ये जॉब छोड़ने की वजह से हुआ या नहीं छोड़ते तो भी हो जाता, इस बारे में दर्शक आपसे अगर सुनेंगे तो अच्छा लगेगा। राइट सर, थैंक यू। तो सर, इस सवाल का जवाब बिल्कुल आपने सही कहा कि मैं अच्छी तरह से दे सकता हूं, क्योंकि मैं यहाँ से गुजरा हूं और ये रास्ता मैंने मापा है। और मैंने नौकरी छोड़ने की यदि आप बात पूछ रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग हो या किसी भी इंडस्ट्री में हम शुरुआत कर रहे हैं और हमारा नौकरी छोड़ने की बात आती है या हम फुल टाइम काम करने की बात आती है, तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि कोई भी फील्ड में जब अनुभव नहीं है तो नौकरी छोड़ के फुल टाइम नहीं आना चाहिए। जैसे कोई तैराकी है, पानी में तैरना नहीं जानता है, लेकिन किसी को देख के मोटिवेट होके यदि वो नदी में कूद जाए तो हो सकता है कुछ उनको जोखिम ज़्यादा उठाना पड़े, हो सकता उनको कोई इंसिडेंट हो जाए। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में आपको उसका कुछ अनुभव होना चाहिए, तुरंत आपको क्विट नहीं करना चाहिए। और मेरे को थोड़ा बहुत अनुभव हो गया था। और नौकरी छोड़ना भी एक डेयरिंग की बातें होती है, हर कोई नौकरी नहीं छोड़ सकते हैं। छोटा सा कोई चपरासी की नौकरी भी छोड़ना उनके लिए मुश्किल होता है। मैं तो इंडियन आर्मी का, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ा, और नौकरी छोड़ने के बाद मेरे को कई ताने भी मिले। मेरे रिलेटिव लोग, कई सारे मेरे परिजनों ने भी मेरे को बोला कि ये खाते हुए
चावल में इन्होंने धूल ढांक दिया, ऐसे भी मतलब डायलॉग मुझे दिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, शायद मेरे जवाब के बाद मेरा नौकरी छोड़ना अच्छा मानेंगे लोग। और नौकरी छोड़ने के पीछे मैंने मेरे रिश्तेदार को समझाया, भाई मैं नौकरी छोड़ के गलत नहीं किया है, नौकरी छोड़ के मैंने 2 लोगों का तो डायरेक्ट भला कर दिया। तो मुझे पूछे कैसे? बोला जो मेरे लाइन में लगा हुआ था कि मेरे जो जूनियर था, मेरे वजह से मेरा जगह खाली हो गया तो उसको प्रमोशन हो जाएगा, और मैं फौज से बाहर आ गया तो मेरे जगह में एक वैकेंसी हो जाएगा, एक भाई जो बेरोजगार घूम रहा उसके लिए नौकरी मिल जाएगा। तो ये 2 तो मैंने तुरंत फायदा करवा दिया। 2 लोगों की ब्लेसिंग आपने 2 लोगों की ब्लेसिंग मेरे को मिल गया। और मैं फौज में यदि नौकरी कर रहा होता तो मैं अपने परिवार को ही देखभाल कर पाता, अपने परिवार के लिए या परिवार के सपनों के लिए ही काम कर पाता। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे साथ साथ और हजारों लोगों का मैं घर में चेक भिजवा रहा हूँ, उनके घर में खुशियाँ मिल रहा है। ऐसे ऐसे मेरे साथ लीडर है जो 25-30 लाख रुपया भी कमा चुके हैं मेरे साथ काम करके, और कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, ऐसे उनके परिवार में जो गया है, वो यदि मैं नौकरी कर रहा होता तो शायद उनके परिवार में ये नहीं जा पाता। तो ये भी एक मेरा नौकरी छोड़ने की, क्योंकि जीवन में कोई ना कोई हम डिसीजन लेते हैं तो उसके पीछे ऊपर वाले का भी कुछ रीजन होता है। और यदि हो सकता नौकरी नहीं छोड़ता तो आज मैं आपके सामने नहीं बैठा होता, आज ये इंडस्ट्री के इतने बड़े प्लेटफॉर्म में और इतने बड़े चैनल में आज मैं बात नहीं कर पा रहा होता। और आपका साथ ये जो चर्चा हो रहा है, आज पूरी दुनिया सुन रहे हैं, ये नहीं हो पाता। और सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी का नेशनल प्रोमोटर भी नहीं हो पाता क्योंकि नौकरी में होता। आपकी स्टोरी से मुझे एक बड़े प्लेयर की लाइफ जर्नी जिनके ऊपर मूवी भी बनी थी वो याद आ गई। आपने महेंद्र सिंह धोनी का नाम सुना होगा। महेंद्र सिंह धोनी जो कि इंडियन कैप्टन रहे हैं, और मतलब उनके बारे में बताना मुझे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने के समान रहेगा। मतलब महान प्लेयरों के अंदर नाम आता है उनका, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ऐसे तमाम, कपिल देव, सुनील गावस्कर, ऐसे तमाम महान प्लेयरों के अंदर महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना नाम दर्ज कराया। लेकिन वो जो नाम दर्ज कराया उससे पहले की जो स्टोरी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब करते थे, वो भी रेलवे के अंदर उनकी जॉब लग गई थी। और रेलवे की जॉब को छोड़कर एक दिन उनके दिमाग ने उनके सामने 2 रास्ते दिखाए कि या तो पूरी ज़िंदगी नौकरी करते करते क्रिकेट खेलते रहो, या फिर अपने सपनों के लिए जीना है तो फिर नौकरी को छोड़ दो। और जब उन्होंने नौकरी छोड़ी तो नौकरी छोड़ने के बाद ऐसा नहीं कि उनके घर वालों ने उनके लिए मालाएं लेके तैयार बैठे थे, उनके लिए तालियां बजा रहे थे। जब उन्होंने नौकरी छोड़ने का निर्णय लिया तो वही घर पर ताने जैसा सहदेव बेहरा सर के घर पर भी पड़े होंगे। तो ऐसे उनको ताने मिले, लोगों ने तमाम उनके बारे में बातें की कि कोई गवर्नमेंट जॉब कैसे छोड़ सकता है। और फिर देखिए इतिहास बड़े लोगों का कैसे स्वागत करता है, प्रकृति कैसे स्वागत करती है बड़े डिसीजन लेने वालों का। महेंद्र सिंह धोनी ने इस तरफ नौकरी छोड़ी और उधर उनकी क्रिकेट जर्नी शुरू होती है। और जब कुछ छोड़ते हैं, एक डाल से उड़ने का प्रयास तब कोई व्यक्ति कर सकता है जब उस डाल को एक पक्षी की कहानी अगर इसमें ऐड करूं तो एक पक्षी जो उड़ नहीं पाता था, वो सिर्फ क्योंकि डाल से उसे प्रेम हो गया था, उस डाल पे वो बैठा रहता था, तो किसी ने उस डाल को काट दिया और उसकी उड़ान चालू हो गई। ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी की उड़ान उसी दिन शुरू हुई थी जिस दिन उसने नौकरी छोड़ी थी। तो नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने इंडिया को वर्ल्ड कप भी जिताया, महान प्लेयर बने, ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई। तो उनके बारे में सब जानते हैं। ऐसा ही सहदेव बेहरा सर हमारे बीच में मौजूद हैं और इन्होंने भी अपनी नौकरी को छोड़ा और छोड़ने के बाद आज हज़ारों लोगों के परिवार में आज इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। लोगों को अपने अनुभव से इस बिज़नेस के अंदर कैसे अचीवर बनते हैं ये सिखाते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा सहदेव सर आपकी जर्नी से। तो कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि आपके द्वारा अगर लोगों तक जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन है सर जो काफ़ी ज़्यादा इस इंडस्ट्री के बारे में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अपने आप में आज इसके बारे में सब जानते हैं, कोई अछूता नहीं है। कुछ लोग इसको करते भी हैं, कुछ नहीं करते। इस इंडस्ट्री के अंदर सर जो मैंने रेशो देखा है, सफलता का रेशो इंडस्ट्री के अंदर जो सक्सेस का रेशो है, इसमें 100 लोग ज्वाइन करते हैं और सिर्फ 5 लोग ही इसमें सक्सेस हो पाते हैं। मतलब 5% लोग ही सफल हो पाते हैं। इसके पीछे आपका क्या मानना है सर कि इतना कम रेशो क्यों है?
100 में से 30 लोग क्यों नहीं हो पाते, 40 क्यों नहीं हो पाते, 50 क्यों नहीं हो पाते, या 100 की 100 क्यों नहीं हो पाते? आपका क्या मानना है सर? सर, आपका इस सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि रेशियो सर खाली नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में ही रेशियो कम ऐसे नहीं है, दुनिया के और भी फील्ड में रेशियो कम है। आप जैसे टॉप मोस्ट फील्ड जैसे देखेंगे, IAS, IPS, बड़े कोई अच्छे पोस्ट की बात करें, बड़े कोई अच्छे प्रोफेशन की बात करें, तो वहाँ भी रेशियो यही रहता है। और बड़ा बल्कि मैंने तो सुना है कि वहाँ रेशियो और भी कम है। तो ये हमें नहीं पता रहता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में, इसीलिए ये हमको लगता है क्योंकि हम इस सराउंडिंग में रहते हैं, इसीलिए हमें लगता है या ये नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में जो लोग होते हैं उनको ऐसे दिखता है, ऐसे लगता है। लेकिन और भी अदर फील्ड को मैंने स्टडी किया, रिसर्च किया है। डॉक्टर देखिए, आप प्रोफेसर देखिए, या IAS, IPS, IFS, बड़े बड़े ऐसे पद हैं जिनके लिए आपका जज की बात करें तो ये भी रेशियो ऐसे रहता है। मतलब लाखों करोड़ों बच्चे तैयारी करते हैं, बिल्कुल, उसमें से कुछ परसेंट राइट सेलेक्ट हो पाते हैं। और इसीलिए ऐसे होता है क्योंकि चैलेंजेस, जैसे बड़े पद के लिए बड़े चैलेंजेस होता है, बड़े एग्जाम होता है। एक चपरासी की नौकरी के लिए यदि इंटरव्यू होगा या एग्जाम होगा तो चपरासी के हिसाब से उनका सवाल आएगा, और यदि IAS, IPS की यदि इंटरव्यू होगा तो उसको IAS, IPS की तरह उसको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो नॉर्मल सवाल आएगा तो आप कहाँ से हैं, क्या करते हो, चपरासी क्यों बनना चाहते हो, ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। लेकिन IAS, IPS के लिए मैथ की फार्मूला पूछा जाएगा, साइंस की फार्मूला पूछा जाएगा, बहुत सारे बड़े सवाल आते हैं। ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो बड़ा बनना चाहता है, यहाँ लाखों रुपया अर्निंग करना चाहता है, नेम फेम बनाना चाहता है, बड़ा टीम बनाना चाहता है, तो चैलेंजेस भी बड़े आते हैं। और लोग चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं, लोग चैलेंजेस को वो झेल नहीं पाते हैं, इसलिए वो सारे लोग ये बड़ी सफलता से वंचित हो जाते हैं, और वही लोग बोलते हैं कि यहाँ रेशियो कम है। तो सदैव सर ने जवाब दिया कि सफलता का रेशियो यहाँ सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, हर जगह ऐसा ही है। बल्कि सच्चाई यह है कि सफलता का रेशियो डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है सर, और वो प्रॉब्लम यह है कि यहाँ जो लोग असफल हो जाते हैं, वो असफल होने के बाद वो इस इंडस्ट्री का, हमने सुना है कि वो इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं सर, मजाक बनाते हैं। और कुछ लोग तो जो इस इंडस्ट्री से फेल हो जाते हैं, हमने देखा है कि वो जाके यूट्यूबर बन जाते हैं और इस इंडस्ट्री के बारे में मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब वो फेल हो गए और फेल होने के बाद वो इसका मजाक उड़ाते हैं सर। और मजाक उड़ाकर उनको ऐसा, वो क्यों करते हैं ऐसा कि वो फेल होने के बाद मजाक उड़ा देते हैं? अच्छा, फेल कोई व्यक्ति हुआ है, कोई बच्चा, मैं अपने बच्चे को अगर क्रिकेटर बनाना चाहता हूँ, कोई व्यक्ति अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहता है, और क्रिकेटर बनाने के लिए उसको, बच्चे को बोला जाएगा कि आपको 4 बजे उठना है, दौड़ना है, आपको ये डाइट फॉलो करना है, इस तरीके से बैटिंग करनी है, अपने कोच का सम्मान करना है, तब जाकर कोच भी उसको कुछ कुछ चीज़ें सिखाएगा, पहले दौड़ाएगा, फिर बॉलिंग कराएगा, फील्डिंग कराएगा, तब जाकर वो बैटिंग का नंबर आता है। इस दौरान अगर उस बच्चे ने उन चीज़ों को फॉलो नहीं किया और वो क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो क्या वो बच्चा क्रिकेटर नहीं बन पाया? तो इसमें स्पोर्ट्स जो इंडस्ट्री है या क्रिकेट की या कोच की गलती रही या उस बच्चे की रही? गलती उस बच्चे की रही, राइट। लेकिन वो बच्चा क्रिकेटर नहीं बन पाया, उसके बावजूद वो आके क्रिकेट की बुराई नहीं करेगा। सही है। लेकिन एक नेटवर्कर नेटवर्किंग में फेल हो जाता है, और फेल होने के बाद जब वो इस इंडस्ट्री को छोड़ता है और जाकर वो कॉमेडी करने लगता है इस इंडस्ट्री के बारे में, तमाम बातें करने लगता है, कुछ बातें जो कि बड़ी लाइमलाइट हैं कि कोट पैंट वालों से बच के रहना, ये कोट पैंट भी किराए पर लेकर आते हैं, ये बाइक पर आने वाले लोग आपको ऑडी का सपना दिखाएंगे, इनसे बच के रहना। और ऐसी चीज़ों को, वो जो फेलियर लोगों का एक 95% फेलियर लोगों का एक जो समूह बना हुआ है, ऐसी चीज़ों को वो फैलाने का काम करते हैं। उनको लगता है कि हाँ, अब उनको मज़ा आएगा ये फैलाने में। तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है सर, और ऐसा क्यों करते हैं? जायज़ है, और आप तो ऐसे सवाल रखते हैं कि मतलब एक सवाल में ही कई सारे जवाब आ जाएगा। और आप ये जो सवाल रखे हैं सर, तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, ऐसे फेलियर लोग उस चीज़ों को नेगेटिव प्रचार करना एक कुदरती नियम है। आपने सुना होगा कि अंगूर खा नहीं पाया तो अंगूर खट्टा है,
है ना, ऐसे कहावतें बनी हैं। तो कोई कहावतें बनती तो उसके पीछे कई सारे रिसर्च रहता है, और जो लोग नहीं कर पाते हैं, और आपने एग्जाम्पल दिया कि क्रिकेट में कोई फेल हो गया तो वो प्रचार प्रसार नेगेटिव नहीं करता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करता है, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक समूह को लेके वो काम करता है, और व्यक्ति का यहाँ ज़्यादा आलोचना होने की संभावना भी रहती है। यहाँ आलोचना ज़्यादा संभावना रहती है क्योंकि एक टीम को लेके और कई सारे लोगों को सपने से वो जुड़ा हुआ बातें रहता है। और क्रिकेट में जब व्यक्ति जाता तो वो पर्सनल अपने चॉइस से, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने नेम फेम के लिए वो काम करता है। अच्छा, वो खुद की मर्जी से जाता खुद है, के मर्जी से जाता फेल है, होता है तो वो किसी को ब्लेम नहीं करता है। अच्छा, यहाँ जो लोग आते हैं वो ये कई किसी के लोगों प्रेरणा से आता है, कई लोगों के मोटिवेट करने से आता है, और है ना। कुछ तो नहीं ये कर एक पाते, रीजन है। कुछ नहीं कर पाते तो वो दूसरों को ब्लेम कर देते हैं। राइट, करेक्ट, ये एक रीजन है। और दूसरी बात है, आपने सुना होगा, जहां जिस इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है या जो व्यक्ति विशेष बड़ा हो रहा है तो उसके बारे में ज़्यादा आलोचना होती है, और जो बड़े हो रहे होते हैं उन्हीं की आलोचना होती है। आपने देखा होगा, यदि राष्ट्र में कोई द्वंद्व हो, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी हो, तो राष्ट्रपति का पुतला जलाया जाता है। यदि देश में कोई ऐसे विवाद हो, कोई चीज़ें ऐसे जनता के फेवर में नहीं होता है, तो प्रधानमंत्री की पुतला जलाया जाता है। कभी कोई चपरासी का या कोई क्लर्क का पुतला जलाते हुए आपने देखा है? नहीं देखा, राइट। तो ये इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई इंडस्ट्री हो, जो इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है या व्यक्ति विशेष बड़ा हो रहा है, उसके आलोचना होना ये सुनिश्चित है, ये कुदरती नियम है। और जिसका जितना आलोचना होती है, जिसका जितना विरोध होती है, उसका उतना विकास होती है। तो ये ऐसे देखा गया। अच्छा, ये जरूरी भी है, ये जो लोग यूट्यूबर हैं, कॉमेडियन हैं, ये अपनी रोजी रोटी सेकने के लिए बिल्कुल इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं, राइट, और अपने व्यूज बढ़ाते हैं और अपने घर का रोजगार चलाते हैं। मैं तो बोलना चाहूँगा कि देखिए, उन लोगों का गलती नहीं है, और वो जो कर रहे हैं वो अपने पेट के लिए कर रहे हैं, और किसी की नाम लेकर किसी और की आड़ में यदि उनका जिंदगी चल रहा है, उनका बच्चे पल रहे हैं, तो मैं तो बोलना चाहूँगा ऐसे लाखों लोगों का बच्चे पलना चाहिए, और दो चार आने चाहिए, क्योंकि उनके कम से कम इस इंडस्ट्री के नाम से इस इंडस्ट्री को बदनाम करके भी उनका काम चल रहा है, तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी काम कर रही है। बहुत बढ़िया, राइट सर। तो क्योंकि कई लोग भगवान को पूजा करते तो कई लोग भगवान को विरोध करते हैं। इसके ऊपर एक दो लाइन की मैं कहानी सुनाना चाहूँगा कि एक बंदा डेली मंदिर में जाके दिया लगाता था, दिया लगा के वो जाता था, और उसका कंसिस्टेंसी बना रहा कि कई सालों से वो यही काम करता था। तो ये दिया जैसे लगाकर जाता था तो एक बंदा जाके उसको बुझा देता था, उसका कमिटमेंट था बुझाने का। समझे कि नहीं। तो एक दिन खूब बारिश हुआ और वो पुजारी जो थे मंदिर में दिया लगाने वाले, बारिश और आंधी तूफान इतना चल रहा था कि वो मंदिर ही नहीं गए। वो जो दिया जलाता था, दिया जलाने नहीं गया, लेकिन वो बुझाने वाला पहुंच गया था। कंसिस्टेंसी उसका था, तो वो बुझाने वाला पहुंच गया था, और जाके काफी देर तक उसने इंतजार किया कि बोला आज दिया जलाने आया कि नहीं, या पहले जला के चला गया है। तो काफी देर तक उसने देखा और मंदिर में घुसा, बोला आज ये आया नहीं या पहले से जला के चला गया, मेरे को आज कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब तक भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोला वो पुजारी कई सालों से दिया लगा रहा था पूजा में, और भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन वो नेगेटिव ऊर्जा वाला जो बंदा था, डेली वो बुझाने के काम कर रहा था, उसके वजह से भगवान प्रकट हो गए। बोला तेरे को क्या वरदान चाहिए, बोल भाई, तेरे काम में मैं प्रसन्न हूँ। आंधी तूफान भी तेरे को नहीं रोक पाया, तू आके बत्ती बुझाने के लिए पहुंच गया, तो तू बहुत बड़ा डेडिकेटेड आदमी है, तेरे लिए मैं वरदान दे सकता हूं। तो कई बार ऐसे भी होता है कि कुछ लोग किसी नेगेटिव चीज़ों को भी प्रचार प्रसार करके वो महान बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री, बड़े से बड़े आज प्रधानमंत्री साहब के लोग मिमिक्री कर रहे हैं, कई अमिताभ बच्चन की मिमिक्री करते हैं, बड़े स्टार की मिमिक्री करते हैं, और उनकी आड़ में उनकी धंधा चल जाता है। तो मैं सोचता हूं कि ऐसे लोगों का चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो हमें कोई विरोध नहीं है। जो अभी इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में मजाक उड़ाते हैं, ऐसे कुछ लोग और भी अगर आ जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत स्पीड से ग्रो कर रही है, और ऐसे लोग जितने ज़्यादा होंगे उसके बावजूद ये इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो करती रहेगी।
तो सदैव सर, एक और क्वेश्चन इस इंडस्ट्री के अंदर बड़ा वायरल होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत लोगों को इसके बारे में भी जानना चाहते हैं लोग, क्योंकि पिछले 30 सालों से इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग चल रहा है। अमेरिका से शुरुआत हुआ था और इंडिया में आते आते काफ़ी साल लगे, और आज जिस तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं हम लोग, लगता है कि 2030 आते आते टॉप 3 कंट्री के अंदर भी हमारा नाम आ सकता है, इंडिया का नाम आ सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर कंपनियों की बाढ़ आई हुई है। हर दूसरे दिन एक नई कंपनी की शुरुआत होती है सर, और इसके अंदर कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं जो 1 महीने चलने आती हैं, 2 महीने चलने आती हैं, 3 महीने चलने आती हैं, या कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो बड़े विज़न को लेकर आती हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, या फिर वो जब तक डायरेक्ट सेलिंग है, जब तक पृथ्वी है तब तक चलेंगी। तो कैसे पहचानें? कोई भी लीडर अगर किसी भी कंपनी को चूज़ कर, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना चाहे तो उसको किस किस सावधानियों को बरतना चाहिए ज्वाइन करते टाइम? क्योंकि नए व्यक्ति को तो कुछ पता नहीं होता, वो तो सिर्फ रिलेशन के वजह से किसी भी कंपनी में ज्वाइन करता है। तो एक समझदार आदमी को कंपनी को ज्वाइन करते हुए क्या सावधानी देखनी चाहिए? आपका ये सवाल बहुत ही जायज़ सवाल है और ये जनता को जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बिगिनर जो होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिगिनर जो लीडर होते हैं, उनको आइडिया नहीं रहता है मैं कंपनी में ज्वाइन करूं या ना करूं, क्या मेरे को देखना चाहिए, कौन सा एंगल को मेरे को देखना चाहिए। और ऐसे क्योंकि यहाँ किसी और की प्रेरणा से प्रेरित होके या किसी और को देख के ज्वाइन हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। अदर वही कोई फील्ड देखेंगे आप, दुनिया का जो भी फील्ड आप देखेंगे, कोई और अदर प्रोफेशन देखेंगे, तो वहाँ एक प्रॉपर तरीके से भर्ती किया जाता है। कुछ एजुकेशन बेस में उनको देखा जाता है, या पर्सनैलिटी के बेस में देखा जाता है, फिजिकल फिटनेस देखा जाता है, या रिटर्न टेस्ट लिया जाता है, या एजुकेशनल सर्टिफिकेट को चेक किया जाता है। लेकिन ये एकलौता ऐसे इंडस्ट्री है, यहाँ किसी को भी कभी भी भर्ती कर दिया जाता है, और कोई भी भर्ती कर देता है और कोई भी भर्ती हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक है, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है। और जहाँ जहाँ भी क्राइटेरिया है वहाँ एक डिसिप्लिन से सारी चीज़ें होता है। फौज भी भर्ती कराता है तो एक उसका एक डिसिप्लिन है, पुलिस में भर्ती होने के लिए एक डिसिप्लिन है, उसका एक तौर तरीका है। लेकिन यहाँ कोई तौर तरीका लोग अपनाते नहीं हैं, किसी को भी कभी भी पकड़ के ज्वाइन करा देते हैं, और वो भी बिना सोचे समझे ज्वाइन हो जाता है। बाय चांस लोग ज्वाइन हो जाते हैं, इसमें बाय चॉइस नहीं होते हैं। अदर फील्ड में लोग बाय चॉइस जाते हैं, मैं डॉक्टर बनना तो बाय चॉइस मैं डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगा, एग्जाम दूंगा, सारी चीज़ें होगा। मेरे को पुलिस में जाना या आर्मी में जाना तो बाय चॉइस में जाता हूं। लेकिन यहाँ लोग आते हैं बाय चांस। बाय चांस कब ज्वाइन हो जाते हैं, इस वजह से ये समस्या आती है। और बाय चांस ज्वाइन होने के वजह से उनको आगे की गतिविधि पता नहीं रहता है, और वो बिना सोचे समझे ज्वाइन हो जाते हैं। तो क्या सावधानी होनी चाहिए कि तो सावधानी लोगों को की, हाँ, प्रोडक्ट के बारे में ध्यान रखना चाहिए? बिगिनर के लिए मैं बताना चाहूँगा 4 ऐसे पिलर है इस नेटवर्क मार्केटिंग के जो चेक करने वाली। तो सबसे पहला पिलर है कंपनी। हमारा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, कंपनी की अबाउट अस क्या है, वो थोड़ा ओवरव्यू हमें देखना चाहिए। कंपनी आज चल रहा है या नहीं चल रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, कंपनी की डायरेक्टर का नियत से भी डिपेंड करता है। कुछ कंपनी ऐसे होते हैं कि वो ओपनिंग डेट उनको पता हो ना हो, लेकिन क्लोजिंग डेट पहले पता रहता है कि कब क्लोजिंग करना है, ये बंद कब करना है। तो ऐसे भी कंपनी आते हैं, और ये कुदरत का नियम है, ये चलता रहेगा। और जैसे दुनिया को बोलते हैं रंगमंच है, रंगमंच की तरह ये दुनिया है। किसी का रोल 5 मिनट का होता है, किसी का 15 मिनट का, और किसी का पूरे पिक्चर का 3 घंटा जो होता है वो 3 घंटे में उसका रोल रहता है। ऐसे इस धरती में हर चीज़ें एक रंगमंच की जैसे चलता है। कंपनियां भी ऐसे आएंगे, कुछ लोग साल भर के लिए आएंगे, कुछ 2 साल के लिए आएंगे, और कुछ 20 साल के लिए आएंगे, और कोई सालों साल चलने वाले कंपनी आएंगे। तो ये चलता रहेगा सर, ये बंद नहीं होंगे। जैसे बच्चे भी जन्म होते हैं तो कोई पैदाइश आते ही उसका मृत्यु हो जाता है, कोई 2-4 साल में मृत्यु हो जाता है, और कोई 80 साल और कोई 150 साल भी जीने के लिए लोग इस धरती में राइट सर रहते हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में चलता रहेगा। नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, दुनिया का ये मतलब एक नियम है, और इस तरीके से चलता है। तो पहला आपने बताया कि प्रोफाइल मिनिमम क्राइटेरिया की, जैसे कि कंपनी मिनिमम 3 साल पुरानी। बिल्कुल, ये एक क्राइटेरिया यदि देखेंगे तो कंपनी का मिनिमम
3 साल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि 3 साल में वो खट्टी मीठी अनुभव ले चुका होता है और कई सारे चीज़ों को वो काम करते करते फेलियर का भी सामना करता है, और वो फेलियर को सामना करते हुए जब 3 साल उसने बिता दिया कंपनी तो कई सारे अनुभव हो जाता है, और 3 साल के बाद यदि वो कंपनी चल रहा है तो उस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। ये पहला क्राइटेरिया है कंपनी की। दूसरा है कंपनी की प्रोडक्ट। कंपनी की प्रोडक्ट क्या जनता की किफ़ायती के लिए है, जनता की वो नीड है, क्या किसी का वो भला कर पा रहा है वो प्रोडक्ट, किसी का सेवा दे पा रहा है। देखिए प्रोडक्ट बाजार में आज अमृत भी मिल रहा है और जहर भी मिल रहा है, और अमृत भी बिक रहा है और जहर भी बिक रहा है, तो दोनों चीज़ें बिकता है। तो प्रोडक्ट की बात करें तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हम वेलनेस और न्यूट्रिशन प्रोडक्ट को ज़्यादा हम प्रमोट कर रहे हैं, और आज इसका मांग भी है। आज वेलनेस की मांग है, वेलनेस इंडस्ट्री बहुत ही बड़ा अभी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि ज़माना वापस आ रहा है, पुराने पद्धति और आयुर्वेद को वो अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि एलोपैथी में जो बीमारियाँ होते हैं और बीमारियों के लिए हम मेडिसिन लेते हैं, एक बीमारी हमारा ठीक हुआ 4 बीमारी हमको गिफ्ट में मिल जाता है, लेकिन आयुर्वेद एक ऐसे पद्धति है जो बीमारी को जड़ से खत्म करता है, और आज लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो भी आज प्रोडक्ट बना रहा है, आज नेचुरल प्रोडक्ट, आयुर्वेद प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है, और यदि अच्छा प्रोडक्ट अच्छा लोगों के लिए किफ़ायती है और लोगों की शरीर के लिए वो उपयोगी है, तो वो प्रोडक्ट यदि कंपनी बना रही है तो आपका कहना है कि प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों की लाइफ में कुछ रोल अदा करे, हाँ, कुछ वैल्यू बिल्कुल ऐड करे। लाइक अगर उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसमें फायदा करे। राइट सर। न्यूट्रिशन ऐसा होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ उसका प्राइसिंग भी कंज्यूमर को ओवर प्राइस ना लगे, किफायती हो हाँ। और मतलब यूज करने के बाद उसके रिजल्ट भी अच्छे। बिल्कुल, ये चीजें देखना चाहिए। तो मतलब कि प्रोफाइल के बाद आपने बताया दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर सर पे आउट। क्योंकि हम जो मार्केट में काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, हमारा प्रॉपर मेहनताना हमको मिल रहा है कि नहीं। हम जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या प्रोडक्ट की प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो अपने काम का भी इनकम उस तरीके से मिलना चाहिए। कुछ कंपनियां होते हैं कि 80% बचाने के चक्कर में होते 20% बांटने के काम करते हैं, और कुछ कंपनियां होते हैं कि अपने प्रॉफिट से हमें 20% चाहिए, 80% अपने टीम को बंटना चाहिए, क्योंकि अपना परिवार समझते हैं, टीम की ग्रोथ में ही अपना ग्रोथ समझते हैं। ऐसे कंपनियों को क्या है, लंग समय काम करने में कोई तकलीफ नहीं होता, और उसको लोग भरोसा भी करते हैं, और आगे लॉन्ग टर्म तक लोग सफलता के लिए भी उसमें टिके रहते हैं। तो उसका पे आउट प्लान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी ऐसे दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाला प्लान, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। ये तीसरा है, किसी तरीके की कंडीशन बाउंडेशन ना हो। राइट सर। और चौथा पिलर मैं मानता हूं सबसे जो अहम पिलर है वो है एजुकेशन सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो एजुकेशन। और मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग में टीम में ये बातें बताता हूँ। मेरा एक टैगलाइन है, जो शिक्षित व्यक्ति ही विकसित होता है। क्योंकि किसी भी फील्ड में आप जाएंगे आपको शिक्षा की ज़रूरत होती है। बिना शिक्षा में सफलता टेम्पररी होता है, कुछ समय तक आप सफलता ले सकते हैं। सफल होना और सफल बने रहना, ये दोनों चीज़ों के बीच में कोई अंतर है तो उसका लर्निंग, उसका एजुकेशन। और एजुकेशन सिस्टम यदि कंपनी का बढ़िया है तो वहाँ टीम भी ग्रो करेगा, कंपनी भी ग्रो करेंगे, और टीम लंबी समय तक काम करेंगे। टीम की जो छोड़ के भागने की रेशियो कम हो जाता है। जहाँ एजुकेशन नहीं होता है वहाँ टीम टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो एजुकेशन को मैं चौथा पिलर मानता हूँ, एजुकेशन बढ़िया स्ट्रांग होना चाहिए। 4 ऐसे पॉइंट रखे हैं, किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी चूज़ करनी है नए व्यक्ति के लिए या किसी अदर्स कंपनी के अंदर किसी कारणवश उसको अगर वो कंपनी छोड़नी पड़ रही है तो दूसरी कंपनी में जाना है तो कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखे। क्योंकि कई बार लोग ये गलती कर देते हैं कि किसी बड़े लीडर ने कोई कंपनी बनाई तो वहाँ पे चल देते हैं। एक्चुअल में कंपनी बनाना और उसको चलाना, ये जो टाइम पीरियड है ना, बड़ा मुश्किल होता है पहले 3 साल। इस टाइम उसको ये भी देखना होता है कि प्रोडक्ट कैसे डिलीवरी होता है। इस टाइम ये भी देखना होता है कि लोगों के साथ एज ए डायरेक्टर कैसे ट्रीट करना होता है। इस टाइम ये भी देखना होता है कि उसको स्टाफ के साथ भी बात करनी आती है कि नहीं आती, क्योंकि तब तक तो वो 2, 4, 5 साल लीडर रहा है, और उसके बाद आकर वो अगर एक डायरेक्टर बनता है और उसके बाद वो इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट को सही करके चलता है
तो जाकर वो कंपनी 3 साल क्रॉस कर जाती है। तो इसका मतलब यह है कि उसने वो सारी चीज़ें जो चीज़ें अभी बताई हैं, जो चीज़ें होनी चाहिए, एक डायरेक्टर के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं इन 3 साल के दौरान। तो वो सब खट्टे मीठे अनुभव से, सारी चीज़ों से फाइट करते हो, अपनी कंपनी को गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं। उसने 3 साल अगर बिता लिए तो देन इसका मतलब है कि वो एक सही कंपनी के अंदर डिसीजन ले रहा है। उसके बाद बताया सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइसिंग, पैकिंग सब अच्छा होना चाहिए। एंड इसके अलावा सर ने बताया कि एजुकेशन सिस्टम और पे आउट, ये 2 चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। और साथियों इसके अलावा अब मैं बेहरा सर से, क्योंकि सर का अनुभव काफ़ी बड़ा है तो बहुत सारे सवाल हैं सर से बात करने के लिए मेरे पास, लेकिन लंबा ज़्यादा हो जाएगा पॉडकास्ट, इसलिए मैं आखिरी सवाल सर से करता हूं और इनको सर को फिर हम जल्दी दोबारा बुलाएंगे। और आप लोगों के जो भी सवाल होंगे आप कमेंट बॉक्स में डालना कि आप सर को दोबारा बुलाना चाहते हैं या नहीं चाहते, और साथ ही आपके जो भी सवाल हों आप उन सवालों को भी लिखें। और साथ में जिस भी लीडर को आप चाहते हों, जिस भी व्यक्ति को आप चाहते हैं कि वो इस सीट पर आए, हम उसके साथ इंटरव्यू करें, आप उनका नाम भी ज़रूर चैट बॉक्स में डालना। और आखिरी सवाल, एक डायरेक्ट सेलर सर जो शुरुआत करता है तो उस टाइम उसका परिवार उसका साथ नहीं देता, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन धीरे धीरे जब वो अचीवर की तरफ बढ़ता है, इनकम वो कमाने लग जाता है, पैसे आने लग जाते हैं, लाइफस्टाइल बदल जाती है, गाड़ी आ जाती है, घर का साइज़ भी बदल जाता है, बच्चों की एजुकेशन भी अच्छी हो जाती है, उस टाइम परिवार की सोच बदलती है, उनको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि एक डायरेक्ट सेलर का जो परिवार है, वो जो एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो एजुकेशन को वो ले रहा है, लर्निंग को ले रहा है, क्या उस लर्निंग से उसके परिवार में जो उसके बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं या उसकी फैमिली के अंदर उसका क्या फ़ायदा होता है? तो आपके परिवार में इसका क्या फ़ायदा हुआ? क्या आपके बच्चों को इसका कुछ बेनिफिट मिला? तो ये हम जानना चाहते हैं सर। आपने बहुत ही एक अच्छा सवाल रखा, और एक बिगिनर से लेकर सफल लीडर तक जो हम नॉलेज लेते हैं उसके विषय में, और हम उस नॉलेज से हमारे परिवार में क्या इफ़ेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, ये कुछ चंद बातें आपने इसमें जानना चाहते हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि इस फील्ड में इतने सारे नॉलेज है। एक्चुअली आज तक हमने जो एजुकेशन लिया था वो एग्ज़ाम पास होके नौकरी के इंटरव्यू तक जाने के लिए हमने पढ़ाई किए थे, और आज हमारे जो नॉलेज है ये ज़िंदगी जीने का और पैसा कमाने का नॉलेज अलग से मिलता है। ये मुझे इस इंडस्ट्री में आने के बाद पता चला, और ये बात आपको मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे भारतवर्ष में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, इसमें आज तक हमें पैसा कमाने का या सफल होने का पढ़ाई नहीं किया जाता है। वहाँ हमको जो पढ़ाई कराते हैं वो जस्ट डिग्री तक के लिए है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद असलियत में मुझे पता चला कि यहाँ पैसा कमाने का भी ट्रेनिंग अलग से मिलती है और ज़िंदगी जीने का भी ट्रेनिंग अलग से मिलती है। और ये जो नॉलेज है डिफरेंट है, एक बहुत ही यूनिक नॉलेज है नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज जो है। और आप यदि पूछेंगे कि बेहरा साहब आप इस नॉलेज से आपको क्या बेनिफिट हुआ या आपका परिवार को क्या बेनिफिट हुआ, यदि मुझे पूछेंगे तो मैं बताना चाहूँगा सर, सबसे पहले तो मेरा जो बेनिफिट आज दिख रहा है, मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, ये इसी का देन है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में नहीं आता तो शायद ये कॉन्फिडेंस और इस तरीके से आपके साथ आज पॉडकास्ट में जो बात कर पा रहा हूँ या मैं जनता को सवाल के जवाब दे पा रहा हूँ, तो ये सारे कॉन्फिडेंस और ये नॉलेज मुझे मिला है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। यहाँ एक पूर्ण विकास की नॉलेज मिलता है, एक व्यक्तिगत विकास की नॉलेज मिलता है। खाली यहाँ आर्थिक विकास नहीं, आर्थिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चारों दिशा से हमारा नॉलेज विकसित होता है। और उसके वजह से मेरे परिवार में या जो बच्चों में जो इम्पैक्ट आ रहा है, एक लीडर के घर में बोलते हैं जिसका बाप चढ़ता है घोड़ा उसका बेटा भी थोड़ा थोड़ा, ये आपने कहावत सुना होगा। और ऐसे मुझे इस बात को बताते हुए बेहद खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं, 2 मेरा बिटिया है, एक अभी 11th क्लास में है, भोपाल की टॉप मोस्ट स्कूल है जो नंबर 1 CBSE स्कूल है, SPS भोपाल में पढ़ रही है और स्कूल में उसका रेपुटेशन टॉप लेवल में है। अभी वो हेड गर्ल की ड्यूटी कर रही है और 10th क्लास में थी तब भी वो हाउस कैप्टन की रोल कर रही थी, भूमिका कर रही थी। और स्कूल में जो भी इवेंट होती है, जो भी प्रोग्राम होती है, वहाँ आज एंकरर
उसको चुना जाता है। बहुत ही अच्छा उसका अंग्रेजी है, लीडरशिप है। अभी जस्ट पिछले ये हफ्ता 15 दिन पहले एक मोक्ष पार्लियामेंट की वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था। दिल्ली से टीम आए थे, भोपाल स्कूल में उसका एग्ज़ाम हो रहा था और वो प्रधानमंत्री की रोल निभा रही थी। जो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जो रोल करते हैं, जो विपक्षी दल की सवाल की जवाब होता है, वो उस रोल में थी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बखूबी वो प्रधानमंत्री का रोल कर रही थी। मुझे देख के मेरे आंखों से आंसू आ गया, पानी आ गया कि यार चलो जो भी मैंने किया, और हो सकता कि ये नौकरी छोड़ के मैंने डिसीजन लिया और ये सारे नॉलेज लिया, इसका ये फल है। और मुझे मेरे बच्चों के ऊपर प्राउड फील हुआ कि इस तरीके से इस इंडस्ट्री के और मेरा जो एक्टिविटी को, लीडरशिप को देखते हुए उनका ग्रोथ हो रहा है। ये नेटवर्क मार्केटिंग का नॉलेज का प्रभाव है सर, और इसीलिए मैं सैल्यूट करता हूँ। और ऐसे नहीं, इंडियन आर्मी को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। हो सकता मैं आर्मी में नहीं होता तो ये बिजनेस ही नहीं मिलता, तो इसीलिए मैं आर्मी को भी सैल्यूट करता हूँ। और जिस सज्जन ने मेरे को आर्मी में रहते हुए ये बिजनेस के बारे में बताए थे, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़ा नाम है, एक लीडर है। मैं नाम लेने से कोई ऐसे नहीं ले सकते, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपके लिए प्रेरणा रही है, बिल्कुल, मैं उनसे काफ़ी सारे प्रेरणा ली है। और उनका नाम है मिस्टर नरसी ग्रेवाल, और जिनके माध्यम से मैंने बहुत सारे चीज़ें सीखा नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में। और आज भी मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ और उनको आज भी मैं गुरु मानता हूँ, क्योंकि गुरु होते हैं। और गुरु माना है तो माना है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी हम बोल सकते हैं। और आज उनके मार्गदर्शन से जो मैं नॉलेज लिया था, इसके वजह से ये स्थान मिला है। आज आपके सामने आज ये बात कर पा रहा हूँ, आपके सामने बैठ पाया हूँ, तो ये एजुकेशन के वजह से ही है। और आज भी मैं अपने एजुकेशन को ग्रो करने में लगा हुआ हूँ। आज भी मैं सीखता रहता हूँ। और मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में हैं, अपने लेवल की नॉलेज अपडेट करने के लिए कभी कुछ पैसा भी लगे, धन कमाने के लिए थोड़ा धन लगाना पड़ता है। जैसे किसान अनाज पहले डालता, उसके बाद काटता है, जब बोएंगे तभी काटेंगे सर। तो थोड़ा कोई अगर ये बोले कि मुझे फसल तो उगानी है, हाँ, लेकिन मैं उसमें बीज नहीं डालूंगा, नहीं होगा। ये कुदरत के नियम है। और कुदरत का नियम ये है कि एक बीज डालोगे तो 50 दाने वो एक्स्ट्रा बना के देगा, ये कुदरत का नियम है। लेकिन हम बोलेंगे एक भी बीज ना डालें और मेरे को फसल चाहिए, तो नहीं होगा सर। मैं एजुकेशन के लिए मैं आपसे बताना चाहूँगा, ये पिछले 2-4 महीना में मेरा एजुकेशन का जो मैंने खर्च किया है, 1.5 लाख लमसम मैंने खर्च किया है सीखने में। आज भी मैं लर्नर हूँ। मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूँ सर, मैं शिष्य बनना चाहता हूँ सबकी, क्योंकि हर किसी से मैं सीखना चाहता हूं और हर जगह में सीखने को मौका मिलता है। गुरु बनने से कोई नहीं सिखाता है, शिष्य बने रहने से सब सिखाते हैं। आज मैं आपका भी शिष्य हूं और आपसे भी कई सारे चीज़ें सीख रहा हूं, जीवन में आगे और बढ़ने के लिए आपसे भी प्रेरणा ले रहा हूं। तो ये मेरे लिए प्राउड की बातें हैं कि आपसे कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। आपकी कई सारे वर्क एथिक्स में सीख रहा हूं, आप किस तरीके से डेयरिंग के साथ अपने डिसीजन लेते हैं और हर काम को बखूबी करते हैं। बहुत सारे आपके अंदर क्वालिटी है, जो क्वालिटी को मैं अभी ग्रहण कर रहा हूं और आई होप कि सीख सीख के मैं भी आगे बड़ा कुछ कर लूँगा, ऐसे मुझे भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि इनकी बातें सुनकर आपने अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जितना फैलेगा उतना ही ज़्यादा रोशनी दुनिया में फैलेगी। तो आप सर की बातों को आगे तक पहुंचाएं, अपने लोगों तक पहुंचाएं, और साथ ही साथ जिनसे भी आप मिलना चाहते हैं उन लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में डालिए। और साथियों, हम ऐसे ही ज़बरदस्त लोगों को आपके सामने लेकर आते रहेंगे। सर ने लास्ट लाइन बोली, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ कि हमेशा स्टूडेंट बने रहना ही सफलता अचीवर्स की निशानी होती है, सफलता पाने वालों की निशानी होती है। सफलता चाहते हैं आप तो सीखते रहिए, गुरु बन के मत बैठिए, क्योंकि अगर स्टूडेंट बने रहेंगे तो ही आपको लगातार सीखने में भी मज़ा आएगा और अचीवर भी लगातार बनते रहेंगे। थैंक यू साथियों, मैं सहदेव बेहरा सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वे इतनी दूर से आए। और आपको अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू।